हेलो फ्रेंड्स, यूनिक कोचिंग सेंटर काजामऊ में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। जो बायोलॉजी को अगर आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता हो या नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीवों में जनन। जीवों में जनन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए, जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग दो वैज्ञानिक लेमार्क, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस, तथा टेवेनेरस जो कि जर्मन के थे। देखिए, कहा जाता है कि बायो की खोज अरस्तु ने किया था, लेकिन जो जीव विज्ञान है उसका नाम देने वाले लेमार्क और टेवेनेरस ने दिया था। यह रहने वाले लेमार्क रहने वाले फ्रांस के थे और टेवेनेरस रहने वाले जर्मन के थे। सन 1801 ईस्वी में नाम दिया था। 1801 ईस्वी में लेमार्क और टेवेनेरस जीव विज्ञान का नाम दिया। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बायोधन लोगों से मिलकर बना है। देखिए, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोधन लोगों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ मतलब जीवन, तथा लोगोज का अर्थ होता है स्टडी अध्ययन होता है। देखिए, बायो का अर्थ होता है लाइफ तथा लोगोज का अर्थ होता है स्टडी होता है, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब कि हम अपने जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। देखिए, जीव विज्ञान का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है अरस्तु कहा जाता है। देखिए, जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवन अवधि क्या होता है? किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहती है। देखिए, जो बच्चे की उत्पत्ति होती है मतलब जन्म हो जाने के बाद उनकी जो मृत्यु तक के बीच का समय चलता है वह जीवन अवधि कहा जाता है। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। देखिए, जो नर और मादा से जो संतति उत्पन्न होती है उसे जनन कहा जाता है। देखिए, जनन की आवश्यकता क्या होती है? जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। मतलब क्या है कि जब हमारे जो जीवन होगा वह आपकी जो वृद्धि होती तो वह जाति की क्या होगा? निरंतरता को बनाए रखेगी जाति में वृद्धि करने के लिए। और अगर जीवन हमारा जो नर और मादा से जो संतति उत्पन्न होगी और जाति की क्या होगी उसके साथ साथ वृद्धि भी होगी और भिन्नताएं के लिए। और देखिए, जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वह सेम होते हैं और उनकी जो भिन्नताएं भी बहुत होती है, क्योंकि हमारे माता पिता के जो लक्षण होते हैं कुछ ही गुण मिल पाते हैं और कुछ गुण ही नहीं मिलते हैं। ये नहीं कि जो हमारे माता पिता के जो DNA और RNA होता है और एकदम भिन्नताएं नहीं मिलती है, कुछ ही मिलती है। जनन के प्रकार जानेंगे। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन वह जनन क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। कौन कौन? नर और मादा भाग लेते हैं। देखिए, लैंगिक जनन के कुछ लक्षण क्या होते हैं? इस विधि में मुख्यतः जनक के रूप में स्त्री एवं पुरुष भाग लेते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में मुख्यतः दो ही लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? स्त्री और पुरुष लेते हैं। इसमें मेल और फीमेल युग्मकों को के निषेचन के पश्चात एक नया युग्मनज तैयार होता है।
देखिए जब मेल और फीमेल जब एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उनमें एक नया युग्मनज तैयार होता है। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति पूर्ण तथा अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देती है तथा लक्षण समान रहता है। देखिए जो उनकी जो लैंगिक जनन में जो संतति की उत्पत्ति होती है उनमें माता पिता से भिन्न दिखाई देती है, लेकिन उनका जो लक्षण होता है वो कैसा होता है, समान रहता है। लैंगिक जनन के अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। देखिए लैंगिक जनन जैसे मनुष्यों में चलता है उसी तरह पादपों में भी चलता है। मतलब क्या कि जैसे हम लोग मार्केट से छोटा लेकर आए पेड़, उसको लगा दिए तो वो ये नहीं कि वो उसी की संतति उत्पन्न करेगा, उसी तरह से उत्पत्ति होती है। लेकिन क्या यह जंतुओं में भी होता है, जैसे मनुष्य हुए, पेड़ पौधे हुए और जंतु हुए, इस समय भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। देखिए जीवन चक्र की अवस्था क्या होती है, मतलब जो हमारा जो जीवन चक्र चलता है वह कितने अवस्थाओं में होता है, किशोरावस्था, जननावस्था और जीर्णावस्था। अब देखिए किशोरावस्था क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। किशोरावस्था किससे कहते हैं। किशोरावस्था जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। देखिए जो जनन से पूर्व मतलब क्या कि कोई भी हम पौधा लाते हैं, अगर बाजार से लाते हैं उसको छोटा पौधों को लगा दिया जाता है तो उसकी किशोरावस्था कहलाता है। इसमें किसी भी जीव की बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। अगर कोई छोटा पौधा है तो उसको देखेंगे तो वह उसकी वृद्धि क्या होती है, बहुत तेज़ी से होती है। इसी अवस्था में ही पादपों को ही कायिक अवस्था कहा जाता है। देखिए जब अगर पेड़ पौधों में देखा जाए तो उस अवस्था को जो किशोरावस्था जो मनुष्यों में होता है, लेकिन यह पौधों में देखा जाए तो ये कौन सा अवस्था होता है, कायिक अवस्था होता है। जनन अवस्था यह जीव की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जनन क्रिया करने के लिए पूर्ण होता है और किसी भी प्रारंभिक काल को यौन अवस्था कहा जाता है। देखिए यौन अवस्था मतलब क्या है कि यह जीव की ऐसी अवस्था होती है जिनमें बहुत जनन क्रिया करने के लिए पूर्ण होता है और किसी प्रारंभिक काल को यौन अवस्था कहा जाता है। देखिए इस काल में लैंगिक अंगों का विकास होता है, मतलब जो हमारे लैंगिक अंग होते हैं यह जनन अवस्था में ही हमारा क्या होता है, विकास होता है, या तो यौन अवस्था में विकास होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे जीड़ा अवस्था क्या होती है। जीड़ा अवस्था क्या होती है, जनन के बाद की अवस्था की जीड़ा अवस्था कहते हैं। मतलब क्या है कि और कुछ समय बाद उन जीव की मृत्यु हो जाती है। देखिए जैसे हम लोग क्या होते हैं कि जीर्णावस्था में ये होता है कि जो हमारी वृद्धावस्था मतलब ये बुढ़ापा की जो अवस्था होती है वह कुछ बाद समय के बाद जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे जीर्णावस्था कहा जाता है। जो जीर्णावस्था होता है फिर से डेफिनेशन देख लेंगे। जीर्णावस्था जनन के बाद की अवस्था की जीड़ा अवस्था कहते हैं और कुछ समय बाद उस जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब पादपों के जीवन अवस्थाएं क्या क्या होती है। अब हम जानेंगे पादपों के अवस्था। पादपों की अवस्था क्या क्या होती है। पादपों में जीवन अवस्थाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। देखिए जो पादप की जो अवस्था होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन, मोनोकार्पिक और पैलोकार्पिक। मोनोकार्पिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और पैलोकार्पिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे मोनोकार्पिक क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ आते हैं। मोनोकार्पिक के बारे में जान रहे हैं। यह पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का धारण करते हैं या फल उत्पन्न करते हैं, फिर इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे गेहूँ, चना
धान, केला etc मान लेते हैं। ठीक, देखिए जो मोनोकार्पिक के अंतर्गत जो ऐसा पादप होगा एक बार मतलब एक बार ही वह क्या करेगा, पुष्प लेगा या तो एक बार ही फल देगा। ये नहीं कि यह आपका यह हमेशा चलता रहे, फल दे फूल दे, ये नहीं होता। इसमें जो मोनोकार्पिक के अंतर्गत आता है वह गेहूँ, चना, धान, केला। ठीक, केला यहाँ पर थोड़ा सा रंग हो चुका है, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ से और यहाँ पर केला पर रंग हो गया था, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे पैलोकार्पिक क्या होता है। पैलोकार्पिक के बारे में जाना जाए। पैलोकार्पिक के अंतर्गत क्या आता है, यह बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प धारण करते रहते हैं। उसे पॉलीकार्पिक कहा जाता है। फिर से डिफरेंस से देखा जाए, पॉलीकार्पिक क्या होता है, यह बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प धारण करते रहते हैं, उसे पैलोकार्पिक कहा जाता है। देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जो बहुवर्षीय होते हैं, मतलब हमेशा समय तक वह पुष्प लेते हैं और फल देते हैं। जैसे क्या है, आम, अमरूद, सेब, अनार। ये क्या है कि हमेशा ये बहुवर्षीय, मतलब ये हमेशा चलता रहता है। जैसे फल लेना, फूल लेना, ये इनकी प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ऐसे ही यह किसके अंतर्गत आता है, पैलोकार्पिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो नीलगिरी पर्वत पर पाया जाने वाला जो नीलकुरंजी वृक्ष अपनी जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का धारण करता है, जो कि 12 वर्ष का समय लेता है। देखिए यह जो नीलकुरंजी, ठीक है, जो नीलगिरी पर्वत पर एक पेड़ है जो नीलकुरंजी, ठीक, ये वृक्ष है। यह नीलकुरंजी वृक्ष जो 12 साल में सिर्फ एक बार ही क्या करता है, यह पुष्प का धारण करता है। ठीक, वह पुष्प का धारण करता है। और फिर यह कब धारण किया था, हाल ही में सन 2006 में खिला था, मतलब ये अक्टूबर माह में खिला था। ये बहुत ही हमारे चैप्टर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो नीलगिरी पर्वत है इसमें नीलकुरंजी वृक्ष अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का धारण करता है, जो कि 12 वर्ष का समय लेता है। मतलब ये 12 वर्ष में एक बार ही सिर्फ क्या करता है, पुष्प का धारण करता है। यह किस सन में किया था धारण, जो 2006 में किया था, और माह कौन सा था, अक्टूबर माह में। ठीक।